नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम देख लेते हैं कक्षा 12 के हिंदी के प्रश्नोत्तर। और ये प्रश्नोत्तर हैं आपके सामाजिक समरसता के अंतर्गत केवट प्रसंग तथा मैथिली शरण गुप्त की कविता महत्ता के प्रश्नोत्तर आप लोगों को दिए जा रहे हैं। प्रश्नोत्तर हैं अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मैं आपको यहाँ सीधे गाइड से ही दे रही हूँ, तो सुनिए, पढ़िए। पहला प्रश्न है, केवट के अनुसार पग धूरी का क्या प्रभाव है? तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया गया है। केवट के अनुसार श्री राम की पग धूरी का प्रभाव यह है कि उसके स्पर्श से शिला भी स्त्री बन जाती है। अगला प्रश्न है, केवट की जीविका का एकमात्र आधार क्या है? तो इसका उत्तर है, केवट की जीविका का एकमात्र आधार उसकी नाव थी। उस नाव में वह सवारियां बैठाकर गंगा पार कराता था। यही उसकी जीविका का एकमात्र आधार थी, अर्थात उसके जीवोपार्जन के लिए उसकी आय आमदनी का साधन उसकी नाव थी। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार हमें अशिक्षित या असभ्य बताने वाले लोग कौन हैं? तो ये महत्ता कविता के प्रश्न हैं, तो जिसके लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। कवि के अनुसार हमें अशिक्षित या असभ्य बताने वाले लोग वे हैं जो हम लोगों की सभ्यता से अनजान हैं या वे पक्षपात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, सभी देश हमारे यहाँ किस प्रयोजन से आते रहे हैं? तो इसका सही उत्तर है, सभी देशों के लोग भारत में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते रहे हैं। प्रयोजन का मतलब होता है उनका क्या उद्देश्य था। अब आते हैं अपने लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को अति लघु उत्तरीय प्रश्न याद करने हैं, और इसके बाद जो दूसरे नंबर पर आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, क्योंकि इन्हीं में से पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें, केवट ने किन वचनों को सुनकर प्रभु को हंसी आ गई? प्रश्न पहले दोबारा सुन लीजिए। केवट के किन वचनों को सुनकर प्रभु को हंसी आ गई? यानी कि केवट ने ऐसे क्या वचन कहे जिसे सुनकर भगवान श्री राम को हंसी आ गई? तो इसका उत्तर है, केवट कहते हैं कि हे प्रभु, आपके चरणों की धूल का प्रभाव बहुत ही विशाल है। मेरी नाव तो लकड़ी की है जो पत्थर से बहुत कोमल है। केवट के मन में शंका है कि जिन चरणों की धूल से पत्थर की शिला स्त्री बन गई तो उसकी नाव तो नष्ट हो जाएगी। अतः केवट श्री राम के सम्मुख एक शर्त रखते हैं कि वह उनके पवित्र चरणों को धोकर ही उन्हें नाव पर चढ़ाएगा। प्रभु की स्वीकृति मिलने पर केवट अपने विचार सहित श्री राम के चरणों की वंदना करता है। तत्पश्चात एक कठौते में, यानी कि लकड़ी के बर्तन में, गंगा जल भरकर राम जी के चरण धोकर उस पवित्र जल का पान करता है। इस प्रकार केवट की भक्ति और उसकी प्रेम से परिपूर्ण भोली सुनकर भगवान श्री राम को हंसी आ गई, है ना। तो इसका उत्तर हुआ। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्राचीनता की खोज बढ़ने पर हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये महत्ता कविता का प्रश्न है, प्राचीनता की खोज बढ़ने पर हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही उत्तर है, अतीत की खोज होने पर हमारी उच्चता सभ्यता के प्रमाण मिलते जाएंगे। जहाँ जहाँ भी लोग जाएंगे तो वे पाएंगे कि भारतवासियों के चरण वहाँ पहले पड़ चुके हैं। यानी कि प्राचीनता की खोज बढ़ने पर भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति और महान हो जाएगी, क्योंकि जब जितनी भी खोज होगी प्राचीन पुराने समय में, तो कहीं ना कहीं भारतीयता के या हमारे प्रमाण मिलेंगे। तीसरा प्रश्न है, भारत की सभ्यता के विकास को कौन लोग स्वीकार नहीं करते हैं और क्यों? तो इसका सही उत्तर है, भारत की सभ्यता के विकास को वे लोग स्वीकार नहीं करते जो भारत के गौरवशाली इतिहास से अनजान हैं या जानबूझकर पक्षपात की भावना से ग्रसित होने के कारण भारत की सभ्यता को स्वीकार नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, सुरलोक में देवगण किसका वंदन कर रहे हैं? तो इसका सही उत्तर होगा, सुरलोक में देवगण भारत
के ऋषि मुनियों और सुशिक्षित भारतीयों का वंदन करते हैं। यहाँ के प्राचीन गौरव से देवता भी परिचित हैं। समय समय पर भगवान यहीं पर अवतरित होते रहे हैं। अब हम देख लेते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो इसमें दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, राम को पार उतारने के लिए केवट कौन सी शर्त रखता है और क्यों? तो ये वही है प्रश्न है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इसका सही उत्तर है, श्री राम को जानकी और लक्ष्मण सहित गंगा पार उतारने के लिए केवट यह शर्त रखता है कि वह श्री राम के चरणों को धोकर ही अपनी नाव पर चढ़ाएगा, क्योंकि उनके चरणों की रज का मतलब होता है धूल या कण के स्पर्श से एक शिला भी स्त्री बन गई थी। यदि वह रज किसी नाव को स्पर्श करेगी तो या तो मेरी नाव नष्ट हो जाएगी या दूसरी स्त्री बन जाएगी। फिर वह अपने परिवार का पालन कैसे करेगा? यह भोला सा उसका तर्क बड़ी चतुरता लिए हुए है। वह उनके चरणों का चरणामृत स्वयं पीकर और अपने परिवार को पिलाकर सबका उद्धार करना चाहता है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र जी का भाव समझकर केवट ने क्या क्या उपक्रम किए? तो इसका सही उत्तर होगा, रामचंद्र जी की स्वीकृति का रुख देखकर केवट ने अति प्रसन्न होकर अपनी पत्नी और बच्चों को बुला लिया। राम जी की वंदना करके उनको चारों ओर से घेर कर वे सब बैठ गए। फिर वह छोटे से कटोरे में गंगा जल भर लाया, श्री राम के चरण कमलों को धोकर उसे चरणामृत बना लिया। फिर उसने पवित्र चरणामृत को स्वयं पिया और अपने घर वालों को पिलाया। इस प्रकार उसने श्री राम के चरणों के जल को पीकर अपने परिवार को पिलाकर भवसागर से सबका उद्धार कर लिया। नाव पर चढ़ाने की यह शर्त रखना उसकी चतुरता थी कि वह सहज में ही संसार सागर से पार हो गया। अब अगला हम प्रश्न देखते हैं कि हमको अशिक्षित कहने वाले लोग सभ्य कैसे हो सकते हैं? इन पंक्तियों से कवि का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही उत्तर है, हमको अशिक्षित कहने वाले लोग सभ्य कैसे हो सकते हैं। इसका राइट आंसर हम देखते हैं कि कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि हमको अशिक्षित कहने वाले लोग सभ्य कैसे हो सकते हैं। इस पंक्ति से कवि मैथिली शरण गुप्त का तात्पर्य यह है कि भारतवर्ष प्राचीन काल से ही शिक्षित और सभ्य रहा है। यहाँ के ऋषि मुनियों ने वेद उपनिषदों का ज्ञान विश्व को दिया है। सर्वप्रथम भारतवासियों ने ही विश्व को सभ्यता का पाठ पढ़ाया। विदेशों से अनेक छात्र प्राचीन काल में भारत में शिक्षा प्राप्त करने आते थे। भारत का प्राचीन गौरव और वैभव उन्नत है। हमको अशिक्षित बताने वाले लोग हमारी सभ्यता और गौरव से अनजान हैं या वे पक्षपात से ग्रसित हैं। कवि ने कविता के माध्यम से कहा है कि जो हमारी सभ्यता हमारे गौरव को नहीं जानते हैं तो या तो वो अज्ञ हैं या वो पक्षपात कर रहे हैं। उन्हें भारत की प्राचीन सभ्यता का ज्ञान नहीं है, फिर वे लोग भारत से पहले सभ्य हो ही नहीं सकते। भारत की सभ्यता का डंका प्राचीन काल से ही विश्व में गूंज रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा। अगला हम प्रश्न देखते हैं, महत्ता कविता में भारतवर्ष की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा, महत्ता कविता में कवि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने भारत की महत्ता का उल्लेख किया है। कक्षा 12 के स्टूडेंट के लिए मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि क्यों कहा गया है, तो और ये उपाधि जो है किसने दी है, तो ये आप लोगों को याद रखना चाहिए कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा गया है और उनको ये उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। तो हम इसका उत्तर देख लेते हैं। महत्ता कविता में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने भारत की महत्ता का उल्लेख किया है। जो लोग हमको अतीत में सभ्य असभ्य बता रहे हैं वे लोग हमारी सभ्यता से या तो अनजान हैं या पक्षपात की भावना से ग्रसित हैं। भविष्य में यदि प्राचीनता की खोज की जाएगी तो सभी जगह भारतवासियों के पद चिन्ह और सभ्यता के चिन्ह मिलेंगे। कहने का अर्थ है कि यदि भविष्य में भारतीय प्राचीनता या प्राचीन समय की खोज होगी तो भारतीयता के ही प्रमाण मिलेंगे। हमने
यहीं से पूरे विश्व ने ज्ञान प्राप्त किया है। अनेक देशों के छात्र भारत में पढ़ने आते थे। हमने स्वयं पीछे रहकर भी दूसरों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। यूनान जैसे देश भी हमने सभ्य कर दिए। हमने मरते हुए लोगों को भी जगाकर जीवन का मंत्र दिया है। जो लोग हमारी सभ्यता पर हंसते थे वे हमारे आधुनिक अनुसंधान देखकर लज्जित हो रहे हैं। जो लोग व्यर्थ में ही हम लोगों को से विरक्त हैं वे कल हमारी प्रगति देखकर हमसे प्रेम करने लगेंगे। सभी लोग विद्या प्राप्त करने के लिए भारत में लगातार आते रहे हैं। देवता भी स्वर्ग में भारतवासियों के उत्कर्ष को देखकर गुणगान करते हैं। तो महत्ता कविता में भारतवर्ष की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। तो यदि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर याद करेंगे तो इसमें 3-4 प्रश्न आपके सम्मिलित हो सकते हैं। एक तो प्रश्न यहीं से बनता है कि भारतवर्ष की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। दूसरे नंबर प्रश्न ये बनता है कि महत्ता कविता का सार या सार गर्भित उत्तर संक्षेप में लिखिए, तो आप इसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न हम यदि इसमें बनाएं तो इसका जो है महत्ता कविता पर टिप्पणी लिखिए। ऐसे कई प्रश्न आपको इसमें मिल जाएंगे। कई प्रश्नों के उत्तर इसमें मिल जाएंगे। अब हम देख लेते हैं ये प्रश्न। तो निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि पेपर में अक्सर ही ऐसे ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। शब्द है अनुरक्त, उत्कर्ष, अज्ञ और मरण। तो अनुरक्त का क्या होगा? विरक्त। उत्कर्ष का अपकर्ष, अज्ञ का विज्ञ और मरण का जीवन। अनुरक्त का मतलब होता है प्रेम करना। विरक्त का मतलब होता है यानी कि किसी से लगाव ना होना। उत्कर्ष आगे बढ़ना, प्रगति। अपकर्ष पीछे जाना। अज्ञ का मतलब होता है अज्ञान, जिसको किसी के बारे में कुछ जानकारी ना हो। विज्ञ का मतलब होता है जानने वाला या जो किसी विषय वस्तु का जानकार हो। मरण जीवन। अगला हम प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखिए। तो देखिए ये मानक रूप कैसे शब्द हैं? ये तद्भव शब्द हैं और तद्भव शब्दों का हमें क्या लिखना है? तत्सम। जो तत्सम रूप होता है उसको हिंदी का मानक रूप भी कहते हैं। तो धूरी का क्या होगा? धूरी, लड़का, पायन, प्रभाव, आयुषु और वाणी। तो ये क्या हैं? ये तद्भव शब्द हैं। इनका हमें हिंदी का शुद्ध खड़ी बोली हिंदी का रूप लिखना है। तो धूरी का क्या होगा? धूल, लड़का, पायन, पैर, प्रभाव, आयुषु, आज्ञा और वाणी यानी कि वाणी। जो ये शब्द यहाँ दिए हुए हैं ये शब्द अवधि ब्रज के शब्द हैं। ठीक है। अवधि, ब्रज और बुंदेली के शब्द लगभग मिलते हुए होते हैं। अगला हम प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास किस भाषा के कवि हैं? उनकी भाषा के कुछ शब्द पाठ से छांट कर लिखिए। तो तुलसीदास मुख्यतः अवधि भाषा के कवि हैं। उनके कुछ शब्द यहाँ दिए हुए हैं। तो आपको कोई भी जो तुलसीदास जी की पंक्तियाँ कोई दोहा चौपाई याद हो तो आप उनको लिख दीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है, यही घाट ते थोड़िक दूर अहे कटिलो जलू, थाह दिखाइयो जू, पर से पग धूरी तरे तरनी, घरनी घर क्या समझाइयो जू। अगला हम प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में आए अलंकार छांटकर लिखिए। तो इसमें हमें अलंकार लिखना है कि बरसे सुमन जय जय कहे टेरी टेरी। तो जहाँ एक से अधिक बार शब्दों का दोहराव हो तो वहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आ जाता है। पावन पाए पखारी के नाव चढ़ाइयो। ठीक है। तो यहाँ पर पा एक ही जो वर्ण है, एक ही अक्षर है, उसका बार बार उल्लेख हो रहा है। तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। शब्द ऐसे होते हैं जैसे टेरी पूरा एक शब्द, तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। बार बार शब्दों का एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग होना पुनरुक्ति प्रकाश। और पावन पाए पखार एक वर्ण जैसे आ ई ओ पा फा बा रा मा। तो ये क्या है? ये वर्ण है, ये शब्द है, वो अक्षर हैं। तो जब एक अक्षर का एक से अधिक बार प्रयोग हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है।
अगला है ज्यों ज्यों प्रचुर प्राचीनता की खोज बढ़ती जाएगी। तो देखो यहाँ पर भी ज्यों ज्यों, ये इसका 2 बार प्रयोग हुआ तो पुनरुक्ति प्रकाश, और प्रचुर प्राचीनता में अनुप्रास यानी कि पापा शब्द का यहाँ फिर से उल्लेख हो गया। अगला हम प्रश्न देखते हैं, प्रबंध काव्य से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 प्रबंध काव्य के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, प्रबंध काव्य के छंद एक कथा के धागे में माला की तरह गुथे होते हैं, अर्थात जो रचना कथा सूत्रों या छंदों की तारतम्यता में अच्छी तरह निबद्ध हो उसे प्रबंध काव्य कहते हैं। जैसे साकेत, रामचरितमानस, पद्मावत, ऐसे कई प्रबंध काव्य हैं। अगला प्रश्न है, नाटक और एकांकी में अंतर बताइए। तो अब ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 5वां 6वां ये मोस्ट इम्पोर्टेंट की आपकी कैटेगरी में आते हैं इन दोनों प्रश्न को, क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो नाटक और एकांकी में अंतर, तो नाटक क्या है, इसमें अनुकरण तत्व की प्रधानता रहती है और मानवीय जीवन के क्रियाशील कार्यों का अनुकरण होता है। इसमें कई अंक होते हैं। एकांकी क्या है, एकांकी 1 अंक वाला नाटक है। यह एक ऐसी पूर्ण नाटकीय रचना है जिसमें मानव जीवन के एक पक्ष, एक चरित्र, एक समस्या या एक भाव की अभिव्यक्ति होती है। तो ये नाटक और एकांकी में अंतर हो गए। ये जो प्रश्न है आपकी परीक्षा में आएंगे, ये बिल्कुल निश्चित है। तो आप लोग पढ़िए, और यदि कोई आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, उसका सलूशन भी आप लोगों को दिया जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। धन्यवाद।